जी आगे स्लाइड नंबर 8 पे आ जाइए। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कहते हैं, आल्सो प्रोड्यूसेस मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग यूनिट्स। अच्छा, डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग यूनिट्स कौन से होते हैं? जो आजकल बिजनेस करने जो सक्सेसफुल कंपनीज है ना जी, वो उनमें डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, आपने शायद पढ़े होंगे सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग वगैरह। तो जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग यूनिट से मुराद ये है कि एक ओवरऑल कंपनी को डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में, फिर डिवीजन में और डिपार्टमेंट में तकसीम कर दिया जाए। तो इधर भी रखिए ना भाई। दीज मेजर्स हेल्प सीनियर मैनेजर्स असेस द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स। जाहिर है जो सेंट्रलाइज्ड किस्म की रिपोर्टिंग होती है वो तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं, क्योंकि उस रिपोर्टिंग को आपने आउटसाइड शो करना होता है। इसमें आप अपने मुख्तलिफ बिजनेस यूनिट्स की, बिजनेस की डिवीजन्स की या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो वो करते हैं, वो परफॉर्मेंस और वो सारी चीजें उनकी मेजर करते हैं और कंपनी को एक गाइडलाइन दी जाती है। नेक्स्ट अगर उसमें आप आए, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज अ की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इंप्रूवमेंट एंड कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो जो इंफॉर्मेशन उनको मिलती है, जो जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट से, बैलेंस शीट से, डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके ही वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी के डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट्स या चेंजेस हो रही होती हैं, या कंट्रोल मैनेजमेंट क्या कि आपकी परफॉर्मेंस विद इन द स्टैंडर्ड्स और अप टू द स्टैंडर्ड्स आ रही है कि नहीं। फिर effective management accounting systems can create considerable value to today's organization by providing timely and accurate information about activities required for their success. Basically, effective managerial accounting practices जो हैं वो एक बड़ा वैल्यू एडिंग एक एंटिटी हो सकती है, एक वैल्यू एडिंग आपका एक वैल्यू क्रिएटिंग बेसिकली एक ये सब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग। यानी आप टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे हमने भी पीछे इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि टैक्टिकल भी, ऑपरेटिंग भी, एज वेल एज स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। अच्छा, अब पीछे अब नेक्स्ट स्लाइड है चेंजिंग फोकस। चेंजिंग फोकस से मुराद ये है कि ट्रेडिशनल और आज की मैनेजरियल अकाउंटिंग किस तरह से इवॉल्व कर रही है। कहता है ट्रेडिशनली मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैज बीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये आपको अंदाजा है कि पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही कहा जाता था, उसी को डील किया जाता था। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैज नाउ एक्सपेंडेड टू एनकम्पस इंफॉर्मेशन दैट इज ऑपरेशनल एंड नॉन फाइनेंशियल। आज के दौर में जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है वो ऑपरेशन इंफॉर्मेशन एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नॉन फाइनेंशियल क्या, आपके एम्प्लॉइज लेट आ रहे हैं तो भाई क्यों लेट आ रहे हैं, इसको आपने यू हैव टू टैकल के इज देयर सम डिस्टर्बेंस at my employee side, maybe because of their financial crisis, या maybe because of their less salary. This is a non financial information. behavior आपके एम्प्लॉय का ठीक नहीं है, there can be financial reasons behind that. तो आपने नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैज नाउ एक्सपेंडेड टू एनकम्पस इंफॉर्मेशन दैट ऑपरेशनल एंड नॉन फाइनेंशियल। ऑपरेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी एनकम्पस करती है, ये घेरे हुए डील करती है। फिर क्वालिटी एंड प्रोसेस टाइम्स, फिर मोर सब्जेक्टिव मेजरमेंट सच एज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय कैपेबिलिटी, न्यू प्रोडक्ट परफॉर्मेंस वगैरह। इसका ज्यादा फोकस होता है कि आपके एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं, ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, आपके कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, ये भी एक नॉन फाइनेंशियल है कि उनका क्या
रिव्यू है वो सेटिस्फाई होंगे तो ही दोबारा दूसरी दफा खरीदेंगे ना। इफ दे आर नॉट हैप्पी, मे बी वो अपने साथ 5 और लोगों को भी इस चीज का बताएं और आपको ओवरऑल सेल नीचे चली जाए। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को देखना, एम्प्लॉइज की कैपेबिलिटीज और उनकी सेटिस्फेक्शन को भी देखना, जो नई प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस क्या है भाई, क्या वो जितना ज्यादा उसके ऊपर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पहले खर्चा किया, फिर वो प्रोडक्ट बनाई, उसके बाद वो फेल हो जाए तो इट्स अ बिग लॉस। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी अगर आप कोई याद करें तो कई ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो पहले तो बड़ी सक्सेसफुल थे लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे गॉट फेडेड या वो फेल्ड हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उस तरह से चेक नहीं किया। जैसे नोकिया की एक ताजा मिसाल है, या क्यू मोबाइल की एक ताजा मिसाल है आपके सामने कि वो क्वालिटीज और उन चीजों को मैनेज नहीं कर पाए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नीचे ही लोगों ने खरीदना छोड़ दिया इस तरह से। ठीक है जी। तो हमारी जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है इसकी डायमेंशंस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, इंटरनल और एक्सटर्नल भी, और ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। अब ओवरऑल दिस इज अ बिग पैकेज जिसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो बेसिकली आपकी जो 3 डायमेंशन है इसमें जस्ट फर्स्ट के साथ डील कर रही होती है, कोई फाइनेंशियल पोर्शन के साथ। अच्छा, इसके अलावा हमने इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी लेनी होती है, बिकॉज इसका काम ज्यादा होता है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। जब आपके पास ओवरऑल इंफॉर्मेशन होगी, लेट सपोज या मेरी कंपनी में मैं 50,000 तनख्वाह दे रहा हूं एक मैनेजर को, सेम मैनेजर विद द सेम जेडीज वो किसी दूसरी कंपनी में 80,000 पे ले रहा है विद द सेम वर्किंग आवर्स, सेम कंपनसेशन, सेम सैलरी पैकेज, सेम अदर जिसको कहते हैं कोई और स्टाइपेंड वगैरह। तो क्या होगा कि जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होगी, तो या तो आप अपने एम्प्लॉय के को वर्किंग आवर कम करेंगे, या उसको दूसरे स्टाइपेंड देना शुरू करेंगे, या उसकी पे ज्यादा करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का अगर आपको नहीं पता लेकिन आपके एम्प्लॉय को पता होगा कि मेरे लेवल के एम्प्लॉय की क्या पे है, तो ये एक नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को भी आपने डील करना होता है। इसी तरह ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक, आपको पता होना चाहिए अपनी पूरी कंपनी की सारी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, ताकि आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी कर सकें। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन ही बेसिकली स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन होती है। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन क्या है? वो वाली जरूरी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए लॉन्ग टर्म कंपनी को लेके जाने के लिए। ठीक है, तो मैनेजरियल अकाउंटिंग में स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल इंफॉर्मेशन भी। और एक्सटर्नल और इंटरनल इंफॉर्मेशन ली कैसे जाती है, इसका एक बड़ा बुनियादी सा तरीका है। 2-3 एनालिसिस होते हैं बीबीए लेवल पर, जैसे आपको पेस्टल स्वॉट एनालिसिस वगैरह का अंदाजा होगा। ठीक है जी, तो ये बेसिकली उसकी बात हो रही है। तो ये दिस इज अ ब्रॉडर, आप खुद देख सकते हैं कि आप एक एक स्लाइड पे अगर उसको लिखना चाहें तो आप कितना ज्यादा उस चीज को एक्सपेक्ट। उसके बाद फाइनेंशियल वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैं इसको भी शार्ट पढ़ लेता हूं। डील्स विद रिपोर्टिंग टू पार्टीज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर वेल फेमिलियर विद दिस। फिर डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंस को एज अ होल डील कर रही होती है। दिस इज हाईली रेगुलेटेड, प्रॉपर फॉर्मेट्स होते हैं इसके, प्रॉपर डेट्स मेंशन की गई होती हैं। फिर प्राइमरीली यूजेस हिस्टोरिकल डाटा, ये हमने देख लिया। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद एक्टिविटीज इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, डील्स विद रिस्पांसिबिलिटीज सेंटर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज विद ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। दोनों इसकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और एज अ होल भी, यानी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूरी की पूरी इंडस्ट्री को भी आपने देखना है। इंडस्ट्री में फर्क समझते हैं, इंडस्ट्री होता है जिसमें डिफरेंट एक जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एक पूरी इंडस्ट्री होती है, तो उसको भी देखना। फिर दिस इज अनरेगुलेटेड एंड मे यूज प्रोजेक्शन अबाउट फ्यूचर, ये हमने आगे देख लिया। अच्छा जी, अब इसके बाद है इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। आई विल स्टॉप इट टिल हियर